नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी कक्षा 12वीं का अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन भाग 4 को शुरू करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और यह जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आहार संबंधी समस्याओं को हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो लेक्चर में हमने रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के भिन्न प्रकार को हल किया था, जिनमें से पहला था उत्पादन संबंधी समस्याएं, जिनको हम लोग इंग्लिश में मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। दूसरी समस्या आहार संबंधी समस्या थी, जिसको हम इंग्लिश में डाइट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। आहार संबंधी समस्याओं के ऊपर आज हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। और दोस्तों, तीसरी समस्या ये थी हमारे पास कि परिवहन संबंधी समस्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में उत्पादन संबंधी समस्याओं को हल कर लिया था और यह भी पता लगा लिया था कि उत्पादन संबंधी समस्याएं को हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। ओके दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आहार संबंधी समस्याएं की, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइट प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके ऊपर प्रश्न को रखकर इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हमने आहार संबंधी समस्याएं के बारे में चर्चा की थी पिछली वीडियो में, तो हमने आहार संबंधी समस्याओं के बारे में ये सीखा था कि इस प्रकार की समस्याओं में हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घटक यानी पोषक तत्व जो होते हैं आहार में कितनी मात्रा में प्रयोग किए जाएं, जिससे उसमें सभी पोषक तत्वों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कम से कम लागत पर प्राप्त हो। ओके दोस्तों, तो इस आधार पर अगर जो भी प्रश्न आता है तो उसका मतलब ये है कि वो प्रश्न डाइट प्रॉब्लम यानी आहार संबंधी समस्या से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, आइए अब प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक आहार विज्ञानी दो प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक हो और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक हो। ओके दोस्तों, भोज्य एक में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है, जबकि भोज्य 2 में 1 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 2 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी है। दिया है कि प्रति केजी भोज्य एक को खरीदने में 50 रुपए और प्रति केजी भोज्य दूसरे को खरीदने में 70 रुपए लगते हैं। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पे इस प्रश्न में 2 भोज्य हैं, भोज्य ए और भोज्य 2। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, भोज्य 1 जो है उसको हम लोग x वाली टर्म मान लेंगे और भोज्य 2 है जिसको हम लोग y वाली टर्म मान लेंगे। ओके दोस्तों, और इसने पहली लाइन में बोला कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक है। इसका मतलब ये है कि भोज्य 1 में जो है उसका विटामिन 8 मात्रक कम से कम है ए का और विटामिन सी का कम से कम 10 है। ओके दोस्तों, और साथ ही साथ में हमें 2 स्रोत दिए हुए हैं, एक विटामिन ए है और एक विटामिन सी है, जो कि मात्रा केजी की टर्म में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रश्न को शुरुआत करने से पहले कि हम मान लेंगे कि मिश्रण में भोज्य एक का जो है वो x केजी है और भोज्य दूसरे का जो है वो है y केजी। इससे यह स्पष्ट है कि x जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है। हम प्रदत्त आंकड़ों में से क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न में सारणी को दर्शाएंगे। तो दोस्तों, सारणी के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा है, एक स्रोत लिख लिया है जो हमें दिया हुआ है, फिर भोज्य लिख लिए हैं, फिर पदार्थ लिख लिए हैं और फिर जितनी हमें आवश्यकता है वो लिख लिए हैं। तो भोज्य हमारे पास 2 हैं, एक भोज्य 1 है और भोज्य 2 है जिसको हमने x माना है और दूसरे वाले को हमने y माना है। स्रोत में हमारे पास विटामिन ए है, विटामिन सी है और टोटल लागत है कि वो पूरी लागत कितनी लगी है। तो दोस्तों, भोज्य 1 के अंदर अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन ए जो है वो कितना है, 2।
मात्रक और पदार्थ कितना है इसके साथ साथ 1 मात्रक। और विटामिन सी के अंदर भोज्य है 1 मात्रक और पदार्थ है 2 मात्रक। ओके दोस्तों, और इसने सबसे पहली लाइन में ये बोला है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम 8 मात्रक है और विटामिन सी का घटक कम से कम 10 मात्रक है। ओके दोस्तों, उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है कि भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपए और प्रति केजी लागत लगती है और भोज्य दूसरे को खरीदने में 70 रुपए प्रति केजी की लागत लगती है। तो दोस्तों यहां से हमने समीकरण को बना लिया है। पहली समीकरण अगर इस सारणी को देखते हुए बनाएंगे तो हमारे पास होगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली समीकरण होगी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी समीकरण होगी x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10। ओके दोस्तों, क्योंकि मिश्रण में विटामिन ए की कम से कम 8 मात्रक और विटामिन सी की 10 मात्रक होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये दो व्यवरोध प्राप्त कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भोज्य 1 के x केजी और भोज्य 2 के y केजी खरीदने का कुल मूल्य क्या होगा, हमारा z होगा। और z क्या है हमारे पास, अगर हम z क्वेश्चन को देखकर बनाएं तो z हमारे पास ये है जिसका हमें न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। और न्यूनतम मूल्य किसका ज्ञात करना है, उस प्राइस मनी का जो हमें दी हुई है, जो कि है 50 रुपए भोज्य 1 के लिए और भोज्य 2 के लिए 70 रुपए। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू हो जाएगी 50x प्लस 70y। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब हम निम्न चरणों को फॉलो करेंगे और उनके अनुसार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे समस्या का गणितीय सूत्रीकरण करते हैं। तो हमारे पास निम्न व्यवरोध के अंतर्गत 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 है, फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 है, तीसरा x और y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 है और z हमारे पास 50x प्लस 70y है। अब हम चरण 1 का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है कि हमारे पास जिसका हमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है या फिर अधिकतमीकरण ज्ञात करना है उसको लिखना। तो हमारे पास है z इज इक्वल्स टू 50x प्लस 70y का न्यूनतमीकरण करना है, तो हमने पहले चरण में लिख लिया। दूसरे चरण में हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है निम्न असमीका के द्वारा। तो पहली समीका है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी है x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10। अब हमने इस दोनों ही समीका को लिखा 2x प्लस वाई बराबर 8 और इस पहली समीका में x की वैल्यू 0 को पुट कर दिया। जब हमने x की वैल्यू 0 को रखा, y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 8 और अब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस समीका के अंदर और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे दो बिंदु आए 0,8 और 4,0। ओके दोस्तों, अब दूसरी समीका जो कि दी हुई है x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 10 रखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग x को 0 के बराबर रखेंगे और y की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर हम लोग y की वैल्यू 0 रखेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहां से भी हमें दो बिंदु प्राप्त हुए 0,5 और 10,0। ओके दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो को पोस्ट करके यहीं पर इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में तो आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ लिखेंगे और तीसरे चरण के अनुसार हम लोग इन चारों बिंदुओं को चित्र पर दर्शाएंगे, यानी ग्राफीय माध्यम के द्वारा इसको प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों पहला बिंदु है 0,8 और दूसरा बिंदु है 4,0। दोस्तों हमने दोनों बिंदुओं को इस चित्र पर दर्शा दिया है और इन दोनों ही बिंदुओं को लाइन के माध्यम से जोड़ दिया है। ओके दोस्तों, उसके बाद तीसरा पॉइंट है 10,0 और 0,5। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को भी जोड़ दिया तो हमारे पास ये आ गया। दोस्तों ये दोनों ही लाइन एक ऐसा बिंदु है ये वाला जहां पे ये दोनों ही लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रही हैं।
अब हमें इस बिंदु को भी ज्ञात करना होगा कि ये कौन सा बिंदु है जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। तो आइए दोस्तों इस बिंदु को भी ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है कि इन बिंदुओं को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इन दोनों ही लाइनों की समीका को लिखना पड़ेगा। आइए, पहली लाइन की समीका थी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 और दूसरी लाइन की समीका थी x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10। उसके बाद हमने इसको बराबर के इस तरफ रखा और इसको पहली समीका दे दी और इसको दूसरी समीका दे दी। अब हमने क्या करा, दूसरी समीका में से x की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास आया x बराबर 10 माइनस 2y। x की वैल्यू को अब हमने इक्वेशन 1 के अंदर यानी 2x प्लस वाई बराबर 8 के अंदर हमने इसको पुट कर दिया। जब हमने इसको रखा यानी जब हमने x का मान इक्वेशन 1 में रखा तो हमारे पास आया 2 गुना 10 माइनस 2y प्लस वाई बराबर 8। और यहां से हमारे पास जब हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास आया 20 माइनस 4y प्लस वाई बराबर 8। और आगे हल करने पर हमारे पास आया 20 माइनस 8 बराबर 3y और y का मान आ गया 4। ओके दोस्तों, अब हमने y का मान जो 4 आया है इक्वेशन सेकेंड के अंदर हमने इसको पुट कर, जो कि थी x प्लस 2y बराबर 10 और x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 2। तो दोस्तों यहाँ से वो बिंदु प्राप्त हुआ 2,4। तो दोस्तों अगर हम इसको चित्र के ऊपर देखें तो वो वाला बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा 2,4। आइए एक नजर दोबारा से उस ग्राफ के ऊपर डालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बिंदु हमें ज्ञात हुआ 2,4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर फिजिबल एरिया निकालना है यानी सुसंगत क्षेत्र निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, अब हमें ऐसा भाग निकालना है जो कि इन दोनों में कॉमन हो। तो दोस्तों जब हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर पहली समीका थी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8 यानी ग्रेटर देन बोला हुआ 8 से बड़ी यानी 8 से बड़ा वाला जो एरिया होगा वो शेड होगा यानी ये वाला एरिया जो कि आपको यहाँ से दिख पा रहा है ये वाला। ओके दोस्तों, और उसके बाद अगर हम लोग इस वाली रेखा यानी x प्लस 2y ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10 के बाद वाला देखें तो इसमें भी इसका मतलब ये है कि 10 से ऊपर वाला एरिया ही हमारे पास जो होगा वो शेड होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें इस प्रश्न के अनुसार तो ये वाला जो रीजन है वो हमारा क्या हो रहा है, फिजिबल एरिया है यानी सुसंगत क्षेत्र है। ओके दोस्तों, तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये वाला जो एरिया होगा वो इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। दोस्तों अब हमें बिंदु 0,8, 2,4 और 10,0 पे इनका मान न्यूनतम ज्ञात करना पड़ेगा कि इन तीनों बिंदु में से किसका मान सबसे कम है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इसके कोणीय बिंदु को लिख लेंगे जो बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु है 0,8, दूसरा बिंदु है 2,4 और तीसरा बिंदु है 10,0। और इसके बाद z बराबर 50x प्लस 70y के अंदर हम इसके मानों को रखेंगे तो हमारे पास एक का मान आएगा जिसमें हमने बिंदु लिया 0,8 उसका 560। फिर हम लोग दूसरे का निकालेंगे जिसमें हमने बिंदु लिया 2,4 380 और फिर हम तीसरा बिंदु जिसमें हमने बिंदु लिया है 10,0 उसमें आएगा इसका मान 500। तो दोस्तों जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें से सबसे न्यूनतम जो मान है वो किसका आया है 380 जब हमने बिंदु 2,4 लिया है। ओके दोस्तों, तो सारणी में बिंदु 2,4 पर z का सबसे कम मान जो कि है 380 है वो आया है। तो दोस्तों क्या हम कह सकते हैं कि z का न्यूनतम मान 380 है? याद कीजिए कि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, यहाँ पर खुला हुआ है। तो दोस्तों इस खुले हुए शेडेड रीजन में अब हमें यह पता लगाना है कि क्या कोई और ऐसा बिंदु है जहां पर 380 का मान आ सकता है। क्या ऐसा कोई बिंदु है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ली है यानी जो z का मान लिया है 50x प्लस 70y उसके अंदर सबसे कम पॉइंट रख के देखना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मान 380 आया जब हमने बिंदु 2,4 लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा भी कोई बिंदु ग्राफ पर है कि यहाँ पे अगर हम 2,4 की जगह कुछ और बिंदु लें तब हमारा मान 380 आ जाए? क्या ऐसा है? इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने उसके लिए क्या किया, यहाँ पे ग्राफ को देखा। जब हमने ग्राफ को देखा तो हमें जो ये लाल वाला पोर्शन है उसके अंदर और उसके नीचे का पोर्शन देखना पड़ेगा, जहां पे हमारा जो वैल्यू है, मूल्य है, वो 380 आ रहा है 2,4 की जगह कोई और बिंदु लेने पर। तो हमें ये चीज चेक करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जांच करने के लिए कि क्या असमीकरण द्वारा निर्धारित परिणामी खुला अर्धतल सुसंगत क्षेत्र के साथ कोई उभयनिष्ठ बिंदु रखता है, यानी कोई ऐसा बिंदु रखता है जो दोनों में ही कॉमन हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम लोग 50x + 70y जो कि लेस देन है 380 के, उसके अनुसार अगर हम लोग इस एक रेखा खींचेंगे तो ये वाली रेखा एक ऐसी आएगी जहां पे वो बिंदु टच कर रहा है, जो कि होगा 2,4। तो दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो 380 का मान दोबारा से दे रहा हो कोई और बिंदु रखने पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बिंदु 2,4 पर z का प्राप्त न्यूनतम मान 380 है। इसलिए आहार विज्ञानी की इष्टतम मिश्रण योजना द्वारा भोज्य 1 की 2 kg और भोज्य दूसरे के 4 kg के मिश्रण बनाने की हो सकती है, और इस योजना के अंतर्गत मिश्रण न्यूनतम मूल्य 380 ही होगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या सीखा, आहार संबंधी के ऊपर कुछ समस्याएं। और दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग परिवहन संबंधी समस्याओं के ऊपर प्रश्नों को हल करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर को सीखने में मजा आया होगा। अगर आपको और भी अतिरिक्त प्रश्नों को हल करना है तो आप अपनी NCERT कक्षा 12वीं की बुक का भी प्रयोग करके उन प्रश्नों को हल कर सकते हैं अपने घर पर। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।